नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सीधा संवाद में आज हम बात करेंगे सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल अजय सिंह साहब से और उन्हीं के द्वारा पढ़ाए हुए एक स्टूडेंट सचिन देवा, जो कि सिंधिया स्कूल से पढ़ने के बाद एक ऐसे मिशन को लेकर के पूरे भारत में अलग जगाने के लिए जा रहे हैं, जो पूरे पर्यावरण को चेंज करने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक प्रयास कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगा। मैं आपको बता दूं कि आज ग्वालियर में जिस तरीके से पर्यावरण बिगड़ रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित हैं, पर चिंता वो सिर्फ बातों तक ही रहती है। कुछ करने का जज्बा लेकर के सचिन देवा जी जब ग्वालियर आए तो प्रिंसिपल अजय सिंह साहब ने उनका यहाँ पर पूरे तहे दिल से स्वागत भी किया, सपोर्ट भी किया, और सिंधिया स्कूल के पूरे सपोर्ट के साथ सचिन देवा एक मिशन पर निकल पड़े हैं। आज हमारे साथ में ये दोनों लोग हैं और हम इनसे इस मिशन की पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ से चले जाएंगे और अन्य शहरों में भी इनका कार्यक्रम रहेगा। तो ग्वालियर में जो इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो शुरुआत किस तरह की रही और कैसा इनको ग्वालियर में रिस्पॉन्स मिला, और अब पूरे भारत में ये कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा के साथ यहाँ से जाएंगे, इन सबको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में है अजय जी और सचिन जी। अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप ही से प्रश्न करना चाहूँगा, सिंधिया स्कूल देश का जाना माना स्कूल है, यहाँ से पढ़ने के बाद बड़े बड़े उद्योगपति बच्चे बने हैं, आपके बड़े बड़े कलाकार बने हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चों ने बहुत बड़ा बड़ा कैरियर बनाया है, देश के अंदर काफ़ी नाम हुआ है। और जब भी हम पढ़ते हैं कि ये फलाना एक्टर सिंधिया स्कूल से पढ़ करके गया था, ये फलाना उद्योगपति सिंधिया स्कूल से पढ़ करके गया था, तो निश्चित तौर पर आपको प्राउड होता होगा। लेकिन उन्हीं में से जब कोई स्टूडेंट सचिन देवा जी जैसा काम करने के लिए आता है, तब आपको कितना प्राउड होता है, क्योंकि ये एक अलग तरह का मिशन है, लोगों को बचाने का मिशन है, पर्यावरण को बचाने का मिशन है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसलिए अच्छा है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य अगर हम सिर्फ अपने धनोपार्जन और अपने व्यवसाय के लिए करें तो वो एक अलग माध्यम होता है, लेकिन असली शिक्षा उस समय बहुत खुशी प्रदान करती है जब उस शिक्षा का स्वयं के लिए, समाज के लिए और देश के लिए विकास में योगदान हो। और विकास ही नहीं, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें और अपने देश को संबल बनाने की बात करें तो वातावरण बहुत एक नाजुक पहलू और नाजुक मोड़ पर है। तो सचिन देवा जी और हमारे जो अब नए ये आ रहे हैं पढ़े हुए यहाँ से, इन्होंने अपने शिक्षा दीक्षा के बाद इन सब चीज़ों में एक मुहिम के लिए एक विजन देखा है, और उस मुहिम के अंतर्गत स्कूल के साथ हमने एक प्रयास शुरू किया है। और ये प्रयास इसलिए है कि ना ही हमको इस माध्यम से हमको सबको अवगत कराना है, बल्कि वाकई अपने एक्शन से दिखाना है कि ये संभव है। तो पेड़ लगाएं, साइकिलिंग करें और बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि यही बच्चे हमारे एजेंट ऑफ चेंज हैं, यही बच्चे आगे दिशा निर्देश तय करेंगे। सिंधिया स्कूल इसमें पूरे मिशन में जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हर तरीके से हमने देखा कि कल जिस तरीके से शुरुआत हुई और यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें बांटी गई, बहुत सारा यहाँ पर इंतजाम किए गए, वो सिंधिया स्कूल ने पूरा सपोर्ट किया इस मिशन का। तो हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि सचिन जी ने किस तरीके से आपको इस चीज़ के लिए प्रस्ताव दिया, और आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि नहीं, ये सचिन जो प्रस्ताव लेके आए हैं, बाकी में इसमें सिंधिया स्कूल को जुड़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, सिंधिया स्कूल हर कार्यक्रम से जुड़ता नहीं है, बहुत अलग तरीके का कार्यक्रम हो, बहुत उच्च स्तर का बड़े लेवल का कार्यक्रम हो तो सिंधिया स्कूल का नाम देखा है, वरना हमने नहीं देखा कि शहर में कोई ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और उसमें किसी में इन्वॉल्व हो। तो सचिन जी के कार्यक्रम में क्या आपको ऐसा खास लगा कि आपने इसमें सिंधिया स्कूल को जोड़ा? सचिन जी जब आए थे पहली बार मिलने, जब मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला था, तब इन्होंने अपना एक मुहिम बताया था जो क्लाइमेट फॉर चेंज, जिसमें ये अपना काम कर रहे थे, और साइकिलिंग के ये खुद भी काफ़ी अच्छे साइकिलिस्ट हैं। तो हम भी अपना कार्यक्रम बना रहे थे 125वें वर्षगांठ को मनाने के लिए। अब सिंधिया स्कूल, जिसमें इंडिया भी आता है SC के बाद, तो उस मुहिम में इंडिया एट 75 और सिंधिया एट 125 के तहत हम हमेशा चाह रहे थे कुछ ऐसा काम करें जिसका इम्पैक्ट आने वाले पीढ़ियों पर पड़े, एंटरटेनमेंट हो जाए और वो सब हो जाए, उन सब में हम खूब एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो हम चीज़ को छोड़ करके जाएंगे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आगे तक कार्यरत रहेगा।
तो ये जब इन्होंने बताया कि सर ये हमारा एक प्रयास है और इसको हम करना चाह रहे हैं कि साइकिलिंग भी हो, पेड़ पौधा रोपण भी हो, और जो हम 1% टारगेट करके इन्होंने जो बताया स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, पूरे कैलकुलेशंस के हिसाब से कि कितना हम कार्बन एमिशन और कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। तो उससे मैं प्रसन्न नहीं, उत्साहित होकर के मैंने कहा कि बिल्कुल अब इसको हमको मिल करके आगे बढ़ाना है और सब स्कूल्स को जोड़ना है, और सिंधिया स्कूल सिंधिया शहर के लिए क्या कर सकता है पहले इसको सोचना है, देश के लिए फिर उसके आगे उसको बढ़ाना है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि सिंधिया स्कूल ग्वालियर शहर के लिए क्या कर सकता है। एक बहुत ही अलग चीज हमने आज सिंधिया स्कूल की सुनी, और निश्चित तौर पर ना सिर्फ सुनी बल्कि कल हमने देखा भी था कि आपने बाकायदा शहर के 10-15 स्कूलों को यहाँ पर इनवाइट किया और उनके साथ में मिलकर के आपने जो कार्यक्रम किया, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। और इस प्रयास को सार्थक रूप जो शख्स हमें दे रहे हैं सचिन देवा जी। सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इसमें लिखा है 1% कार्बन, तो ये जो आप मतलब जो अभी सर ने भी बताया कि आपने बाकायदा इसका कैलकुलेशन करके सर को बताया था, तो ये आप कैसे मतलब कैलकुलेशन किया आपने कि जो आप ने लिखा है उसको वाकई में आप इस चीज को आप पूरा कर देंगे? तो ये मिशन जिसको हमने मिशन दिया है फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको स्टडी करने के लिए हमने पिछले 3 साल इसमें काफ़ी एफर्ट डाला है। इसमें हमने बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स, चाहे वो पोल्यूशन स्तर पे हो, चाहे वो गाड़ियों का शहरों में जितनी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो रही है, चाहे वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन चारों का मिक्स करके हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इवेल्युएट किया और हमने 2 पार्ट में कंट्री को डिवाइड किया। एक में जहाँ ये प्रॉब्लम ऑलरेडी अलार्मिंग हो चुकी है और एक जहाँ पे ये अलार्मिंग स्टेज पे पहुँच रही है, और इस तरीके से हमने इसको डिवाइड करके हमने बोला कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम इसको रिड्यूस कर सकें। और जहाँ पे जैसे ग्वालियर जैसा शहर है जो Tier 2 सिटीज़ में आता है, यहाँ पे ये अब 50 लाख पॉपुलेशन हो चुकी है और ये अलार्मिंग स्टेज पे आता जा रहा है धीरे धीरे। तो हमने सोचा पहले यहाँ पे एक हम प्रोटोटाइप क्रिएट करें और वहाँ से इसको आके लेके जाएँ। ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं, क्या होता है कि आपने यदि देखा होगा पिछले सालों में काफ़ी प्रयास हुए हैं, वो होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम एक कल्चरल और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन के लिए नहीं देख पाते। और यहाँ पे हमने वो प्रयास किया है। तो स्टैटिस्टिकली हमने देखा कि जैसे ग्वालियर जैसे शहर में यदि हम कोई बड़ा लक्ष्य ना रखें, छोटे छोटे लक्ष्य लेकर इसको आगे बढ़ाएं, क्या होता है कि ये इंक्रीमेंटल हो जाता है कि आज हम 1% देख रहे हैं और 1% हम 1 साल में अचीव कर पा रहे हैं, कल शायद से 1 महीने में अचीव कर पाए, लेकिन 1% आगे ये हमें आगे इजी लगता है सोल्यूशन। और इसके साथ जो हम उसके साथ बहुत ही अच्छी आपने बात दी। मैं आप दोनों से मतलब एक ही क्वेश्चन है, दोनों से ही करना चाहूँगा। इसका जवाब दोनों लोग देंगे तो मतलब एक हमारा बहुमत बढ़ता है उस चीज़ के लिए। जोशीमठ में अभी जो घटना घटी, केदारनाथ में जो बाढ़ त्रासदी आई, हम देख रहे हैं कि जब भी इस तरह की त्रासदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी निकल करके आती है कि पेड़ बहुत तादाद में काटे जा रहे हैं और वहाँ पर अंधाधुंध तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि जो चकाचौंध है, जो विकसित वाली एक सोच हम लेकर के चल रहे हैं कि हमको शहर को विकसित करना है, हमको पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करना है, तो पेड़ को काटना क्या इस विकास के लिए जरूरी है? क्या बिगर पेड़ काटे विकास नहीं हो सकता? क्या आपको लग रहा है ये त्रासदियां हो रही हैं, ये इन बहुत बड़ा कारण इसके लिए भी है जो पेड़ काटे जा रहे हैं? दोनों से पूछना चाहूंगा, पहले आप बताइए फिर सर बताइए। मैं समझता हूँ कि विकास होना भी ज़रूरी है, और दूसरी तरफ विकास जो होता है वो हम फॉर ईज ऑफ लाइफ होता है, राइट। इससे हम सॉल्यूशंस निकल के आए और उसका नियंत्रण होना भी ज़रूरी है, राइट। दूसरी तरफ जो हम पर्यावरण को नुकसान करा रहे हैं उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है, राइट। जो हमने पहले शुरुआत में देखा होता कि एक विकास चल रहा है, विकास की दर जो है और जो चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास की दर ज़्यादा आगे थी, बट अभी इसका उल्टा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और यहाँ पे चीज़ें अलार्मिंग होती चली जा रही हैं। तो अब इसमें बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए? तो हम क्या जब हम कल्चर चेंज की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, हम चाह रहे हैं पहली बार इसको हम टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाह रहे हैं इसको। जहाँ पे यदि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आपके पास डेटा है कि आपके अराउंड क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ये हम टेक्नोलॉजिकली आपको अपने ऐप के थ्रू जो हमने डेवलप किया है इसमें
जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है, और इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली दिख के आएगा। प्लस आपको ये भी दिखेगा कि आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितना कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, कि जिसमें हम आपकी साइकिलिंग हो उससे आप कितना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर पा रहे हैं, जितने आपने पेड़ लगाए उससे आप कितना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रहे हैं, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर इसका क्या इम्पैक्ट होता जा रहा है। ये एक मेजरेबल विद टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट करके जब हम ये एज ए कल्चर से जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन आगे वर्क करेगा। विकास अपनी दर पे चलता रहे, लेकिन उसके साथ हम उसको बैलेंस करने के लिए। सर आप बताइए, क्या ये दो घटनाएं जो मैंने अभी जिक्र की, ये आने वाले हमारे देश के लिए एक संकेत भर है कि हम सुधर जाएं, पर्यावरण से छेड़छाड़ न करें? बहुत ही सूक्ष्म सवाल इसलिए है क्योंकि ये हमारी घंटी बज रही है, देश के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी। इसलिए कि हम अपने व्यवहार में बदलाव अगर नहीं लाएंगे, और व्यवहार बदलता है शिक्षा से, और शिक्षा का उद्देश्य है स्कूली तंत्र से। तो जब ये तंत्र सही शिक्षा प्रदान करेगा और बच्चों में ये भावना उत्पन्न करेगा कि हमारे व्यवहार से ही सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो हमने व्यवहार को चेक करना शुरू करेंगे। जैसे आपने कहा, 2 शहरों का नाम लिया, वो व्यवहारिक भी हैं, भौगोलिक भी हैं, तो उसमें कारण कई मिले हुए हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट प्रगति की बात है, तो प्रगति होना है, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि सस्टेनेबल की ओर ध्यान क्यों हम नहीं देते। तो प्रगति को सस्टेनेबल अगर हम बना लें, उस इकोसिस्टम के हिसाब से बना लें, तो प्रगति कभी नुकसानदायक नहीं होगी। इसके लिए होता है प्लानिंग, इसके लिए होता है कि किसी शहर में कितनी गाड़ियां मैक्सिमम कैपेसिटी की हो सकती हैं। तो ये सारा प्लानिंग होकर के तब प्रगति होनी चाहिए। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। फोर्ट के किले पर हमने अपना बायोस्फीयर 2 साल से शुरू किया है, जिसमें हमारे एक बोर्ड मेंबर का एक विजन था, मिस्टर हरपाल सिंह जी, और महाराज साहब भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसमें इस फोर्ट पर कई ऐसे पेड़ हैं जो यहाँ के नहीं हैं, और पानी यहाँ के खींचते हैं, जब पानी यहाँ बहुत कीमती है। तो अब वो सारा मिशन ये हो रहा है इस किले पर कि उस पेड़ों को हटा करके वन बबूल उसको धीरे धीरे काटना पड़ता है, आप नहीं काट सकते, हम उन पेड़ों को वापस लगा रहे हैं जो इस आबो हवा के सूट करते हैं। तो यही रीवाइल्डरनेस यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, और ये हम शहर में भी फैलाएंगे। इन्हीं पौधों को लगाना होगा जो यहाँ के आबो हवा के हिसाब से हैं। यही पूरे देश में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आपकी मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि जो ग्रीवॉल्व इंडिया आपकी जो कंपनी का नाम है, इस नाम के पीछे का लॉजिक क्या है? ग्रीवॉल्व मतलब है ग्रीन इवॉल्व। सो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि एक ग्रीन एवोल्यूशन लेके आए और एक ग्रीन को एक नया कलर दें जो आम जिंदगी से और आम लोगों से जुड़ा हो। और जैसे आपने नाम रखा है ग्रीवॉल्व थिन और क्लाइमेट चेंज। एग्जैक्टली। तो हम काफ़ी इसमें देख रहे थे कि हम इसका क्या नाम रखें। पहले हमने सोचा एक साइक्लोथॉन रखें, बट हमने सोचा ग्रीनोथॉन रखें, पर कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने आम आदमी के लिए और एक कल्चर अवेयरनेस के लिए किया है, और हमने सोचा इसको फिर हम ग्रीन एवोलूथॉन करें, क्योंकि ये ग्रीन एवोल्यूशन जो हमारा मूल वो है लक्ष्य है, उसी की तरफ केंद्रित रहे। सिंधिया स्कूल के साथ साथ और कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इतने बड़े मिशन में आपको सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि इसके लिए आप अकेले, शुरुआत तो आपने की है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे सपोर्ट की भी जरूरत है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो आपके साथ में आने को तैयार हैं, इस मिशन से जुड़ने को तैयार हैं? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। जी, इसमें काफ़ी कंपनियां आगे आई हैं। इसमें ये तो हमेशा आई थिंक हमने 1 या 2 महीने पहले इसकी शुरुआत की, और हमें रियलाइज़ नहीं किया कि इतनी कंपनियां हमारे सामने आज जुड़ जाएंगी। बैंक्स जुड़ गए हैं। इंडियन बैंक इस मिशन के लिए सामने आई है और हमारे साथ सहयोग दे रही है। उसके अलावा आई एनर्जी ट्री है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, वो सामने आई है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं संस्था। क्योंकि आप साइकिल की ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो किसी साइकिल कंपनी से भी बात की है आपने? अभी तक तो नहीं कर पाए, बट बहुत जल्दी हम उसको आगे जी। अच्छा, मैं फिर से आप दोनों से क्वेश्चन करूंगा कि हम ये देखते हैं शहर के अंदर बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं पेड़ लगाने का कार्यक्रम करती हैं। चूंकि एज ए पत्रकार हम देखते हैं कि वो पेड़ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए लगाए जाते हैं। 15-15, 20-20 लोग एक एक पेड़ को पकड़ के फोटो खिंचाते हैं। दूसरे दिन उस पेड़ का क्या हुआ कोई देखने नहीं जाता, और वो पेड़ शायद वहां होता भी नहीं है। वो पौधा, पेड़ तो नहीं, पौधा कह सकते हैं उसको। एक चीज मुझे कहीं ना कहीं कमी नजर आती है कि हम बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। जबकि हम अभी अब बाहर जैसे बात चल रही थी, आप मुझे बता भी रहे थे कि जब पेड़ हम लगाएंगे ही नहीं तो हमको उसकी महत्वता पता ही नहीं पड़ेगी कि उसको लगाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है।
ठीक है, हमारे दादा परदादा पेड़ लगाया करते थे जो हमारे आंगन में हुआ करते थे। तो बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए इसमें, ठीक है ना, और आपने किया भी है कल कार्यक्रम में। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि जो आपकी कंपनी है, एक तरफ तो सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़े और बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें ये कल्चर चेंज आएगा और कल्चर बच्चों से ही शुरू होता है, और इसलिए ये प्रयास है कि हम वहाँ से शुरुआत करें जहाँ पे बच्चों की साइकिलिंग हो या प्लांटेशन करने की इम्पोर्टेंस समझ आए पहले। क्योंकि आज आप देखेंगे आपके सामने कोई भी पेड़, कोई हमें कुछ एक्सपेंशन करना हो घर में या कोई, हम बस पेड़ काट देते हैं, हमें नहीं रियलाइज़ होता कि उसको ग्रो करने में 10 साल लगे, 15 साल लगे, हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे क्योंकि हमने उसको ग्रो नहीं किया। तो यही चीज़ जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के इसको मेजरेबल करना चाह रहे हैं कि आपको ये पेड़ दिखे, आपका पेड़ कितना ग्रो हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन आपकी जनरेट हो रही है, और यू कैन ट्रैक योर ट्री एनी टाइम। सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बच्चे जो है घर में ना जिद करते हैं तो बड़ों बड़ों को मानना पड़ती है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपसे चाहूँगा अभी कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपील भी कर सकते हैं और स्कूलों को भी कि अपने स्कूल में भी और बाहर जो स्कूल है वो भी, सभी लोग मिलकर के बच्चों को हम इस तरीके से ट्रेन करें कि एक तो उनको पेड़ लगाना सिखाएं, पेड़ किस तरह से विकसित होता है वो सब सिखाएं, खाद पानी कैसे देना है, उसको सुरक्षित कैसे रखना है वो बताएं। साथ ही जब वो पेड़ लग जाए और कहीं कोई पेड़ कट रहा हो, उनके पेरेंट्स काट रहे हो, तो बच्चे उस पेड़ को कटने ना दें, उसके लिए आवाज उठाएं। ऐसा आप कुछ करेंगे, अपील करेंगे कुछ? ये मेरे ख्याल से ये भी एक मिशन होना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को ये बताएं कि बच्चों से वात्सल्य और प्रेम करना बहुत ही आनंददायक होता है, लेकिन बच्चों का दिशा निर्देश तय करना उतना ही जरूरी होता है। तो आज चूंकि परिवार का पूरा तंत्र बदल चुका है, पहले हमारे ज़माने में हम लोग खुशनसीब कहें या जो भी कह लें, एक जॉइंट फैमिली होती थी तो इसमें कई मेंबर्स होते थे, तो आपको सोशल लिविंग आती थी और उसमें बड़े बताया करते थे तो आप सुनते थे, उसको क्रियान्वयन में लाते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, कहीं कहीं एकदम सब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो शायद पिताजी कहीं और काम करें, माताजी कहीं और काम किए, बच्चा, तो ये जो चेंज आया है डायनामिक्स, इसके चलते क्या है, तो उस एक बच्चे को ना नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। ये सबसे बड़ा एक सामाजिक चेंज आया है, लेकिन उसमें कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन नेचुरल हो रहा है। इस चीज को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं कि बच्चों को जरूर जो उनको अच्छा होता है, सही होता है, वो हम प्रोत्साहित करें, लेकिन जो हमें पता है, क्योंकि हम उस जीवन को जी चुके हैं और हम जानते हैं क्या सही है गलत है, तो हम उस चीज को ना बोलना सीखे बच्चों को। आजकल हम ना नहीं बोलते बच्चों को। इंटरेस्टिंगली, जैसे मेरे पेरेंट्स का उदाहरण देता हूँ, स्कूल में ही वो बच्चों को आउटिंग के लिए ना नहीं बोल पाते, हमसे कहते हैं सर आप कह दीजिए, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो बुरा नहीं मानता बच्चा, बच्चे को आपको संवेदनशील बनाना है, उसको समझाना है और ना और हाँ दोनों का महत्व समझाना है। तो पेड़ रोपण, अब पौधा अगर एक कटता है तो दो लगाइए, तभी पौधा कटेगा। अगर उसको काटना एकदम अवश्यम्भी है तो एक के बदले दो लगाइए, डबल टैक्स, तो ये जरूरी है। सचिन जी, इस कार्यक्रम को करने के लिए, इस मिशन की शुरुआत जो आपने की है, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि शुरुआत तो सिंधिया स्कूल से हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले आपके अंदर दिल में जब उत्पन्न हुई होगी तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को देख करके हुई होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सा पल था या वो कौन सा शख्स था या वो कौन सी घटना थी जिसके बाद आपको प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं सिर्फ एक काम अपने परिवार के लिए जो कर रहा हूं, सिर्फ वो नहीं, एक काम मुझे अब समाज के लिए भी करना है और वो ये काम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये कहीं ना कहीं आपके जो पिछला प्रश्न था उससे भी काफ़ी कनेक्टेड है। मैं बैंगलोर से हूँ और बैंगलोर में मैं भी MNC में काम कर रहा था। तो बैंगलोर का सबको पता है कि पोल्यूशन और स्पेशली ट्रैफिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स हैं, और हमारी रोज़ भी जो हमारा रूटीन होता है उसके हिसाब से हम रोज़ निकलते हैं और घंटों घंटों जैम में फंसे रहते हैं। और हम हमेशा अपने प्रशासन को हमेशा वो करते हैं कि भाई इन्होंने ये जैसे ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, जिससे ये चीज़ें सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट एक दिन रियलाइज़ किया मैंने कि भाई इसमें मेरा क्या सहयोग है जो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और ये चीज़ भी तब निकली जब मेरी डॉटर व्हेन शी वाज बोर्न एंड उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी,
तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस जागा कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे लिए प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दे, बट मेरा कंट्रीब्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए क्या है। तो उस समय मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, मैंने उसी समय इसको इसका निश्चय किया और अगले दिन से ही मैंने साइकिल उठा के जाना शुरू कर दिया ऑफिस। तो ये चेंज पहले मैंने खुद में लेके आया, तब मैं उसको आगे लेके गया। फिर मुझे लगा कि मुझे इसके इफेक्ट्स पता चले कि एक तो मैं खुद ही बहुत हेल्दी हो रहा हूँ, ठीक है, मेरा समय काफ़ी बच रहा है, वो समय मैं परिवार को दे पा रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि इसको मैं कोई आगे कैसे लेके जाऊँ, तो मैंने पूरे भारतवर्ष में साइकिलिंग की। मैंने पूरा लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करके आया। अरे वाह। टू अंडरस्टैंड कि इसमें ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। हम बोलते हैं, हम टीवी पे जो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कुछ फुटेज देख लिया उसके हिसाब से, बट आपको निर्धारित करना होता है जब आप खुद समझे उस सिचुएशन में जाकर। तो उस वक्त जब आप ये सफर कर रहे थे, जी। काफी लोगों ने आपको जगह जगह सम्मानित भी किया होगा, काफी लोगों ने आपको उत्साहित भी किया होगा। जी जी बिल्कुल। तो आई थिंक मैंने कुछ 10 स्टेट्स कवर किए। मैं लेह लद्दाख से निकला हूँ, कन्याकुमारी तक पहुँचा। 10 भी आई थिंक 15 स्टेट्स कवर किए होंगे। और पूरे रास्ते भर में काफ़ी स्कूलों में जाकर बच्चों को एड्रेस करके इस चीज़ के बारे में बताया। और क्योंकि धीरे धीरे मुझे खुद समझ में आने लगा कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ग्राउंड पे, और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज देखते हैं हम कि जब सलमान खान साइकिल चलाते हैं तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता और अच्छा लगता है कि साइकिल चला रहे हैं, लेकिन वही हमारे यहाँ कोई शादी हो और कोई कार्यक्रम हो और कोई रिश्तेदार अगर साइकिल से आ जाए तो उसकी वैल्यू ही घट जाती है। एक ऐसी मानसिकता हमने बना ली है, मतलब मैं इसको मानसिकता पे लेके जा रहा हूँ कि ये मानसिकता हमने बना ली है कि जो साइकिल से आ रहा है वो छोटा व्यक्ति हो गया। इसलिए ज्यादातर लोग हमने देखा है कि अपनी हैसियत से बढ़कर के वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमने देखा है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो होड़ है ये प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रही है, पॉकेट को तो पहुंचा ही रही है लेकिन प्रकृति को भी पहुंचा रही है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। सर से भी बात करूंगा। हाँ, मैं इस बात से आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और यही शायद से मैंने अपने लाइफ में ही भी इम्प्लीमेंट किया उसको। और शुरू में मुझे भी इस प्रॉब्लम से खुद से जूझना पड़ा कि मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ, मुझे और बड़ी गाड़ी में जाना है, लेकिन अब मैं साइकिल पे आ रहा हूँ, लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे। और पहले मुझे खुद से जूझना पड़ा, लेकिन उसका मैंने सोल्यूशन, उसके बाद मैंने इसका प्रभाव देखा। जैसे कि मैंने अपना, जब मैं खुद करने लगा, धीरे धीरे मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ जो काम कर रहे थे वो लोग साइकिल करने लग गए और ये स्प्रेड होने लगा धीरे धीरे। और फिर वीकेंड्स में हम लोग साइकिलिंग एज ए ग्रुप जाने लग गए, और ये एक हेल्दी कल्चर को लाके इसको आगे बढ़ाया हम लोगों ने। तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि मेन प्रॉब्लम यहीं पर है, हम पहले अपने से फाइट करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि मतलब वाकई में ना साइकिल चलाना कहीं जो हमारे जो अभी हम देख रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं एक मानसिकता भी बदलती जा रही है, ऐसा नहीं है? मैं देख रहा हूँ कई अधिकारी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और वो अपनी गाड़ी सरकारी जो उनको मिली हुई है उसको छोड़ करके, हमारे यहाँ एक रिजवान साहब थे पीएफ कमिश्नर, आजकल जम्मू कश्मीर में है, वो साइकिल से आया करते थे। लेकिन होता यह है कि जब इतना बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा सेलिब्रिटी जब कोई चलाता है तो वो एक अखबार की सुर्खियों में बाकायदा छपता है और उसकी तारीफ होती है, लेकिन जब कोई आम आदमी साइकिल चलाता है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। आप क्या कहेंगे इस पर? हिंदुस्तान एक बहुत ही विस्मयी देश है। यहाँ पर अगर हम देखें, लोगों का जो देखने का एक नज़रिया होता है वो स्टेटस के हिसाब से होता है। तो गाड़ी और बड़ी गाड़ी और उससे बड़ी गाड़ी होना एक स्टेटस हो जाता है, और अगर वही आम आदमी की तरह लगे तो वो आम आदमी हो जाता है। जैसे आर के लक्ष्मण साहब जो कार्टून बनाया करते थे कॉमन मैन, तो कॉमन मैन की फिर वो कॉमननेस देखी जाती है। तो सर्विस हम भूल चुके हैं, लेबर का रेस्पेक्ट हम भूल चुके हैं। तो पैदल चलना, साइकिल से जाना, ये हमारे आदतों में जो शुमार था वो हम खो चुके हैं। इसको पुनर्जीवित करना है और पुनर्जीवित करने का ही प्रयास है। यहाँ आप देखेंगे हमारे बच्चे चलते हैं। यहाँ पर कुछ नए एडमिशन्स आए थे हमारे, 3-4 लोग सिर्फ चलने के कारण छोड़ गए कि इतना चलना पड़ेगा। आप सोचिए वो बच्चा जब 40 साल 50 साल का होगा, उसके पैर के हालत क्या होंगे, जो आज नहीं चल सकता। तो ये अपने ना केवल अपने शरीर के लिए बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के लिए बहुत लाभदायी है। और पेरेंट्स को ये समझना होगा और समाज को ये समझना होगा कि रेस्पेक्ट सही चीज का हम करें और वही हैबिट्स चेंज करेंगे। सचिन जी, ग्वालियर के बाद अब कहाँ? अगला जो ये कार्यक्रम और जो इसको मिशन को हम आगे लेके जा रहे हैं वो चंडीगढ़ में होगा।
इसके बाद फिर हम आगे नागपुर, फिर इवेंचुअली हम उसको बैंगलोर ले जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोई आपने कोई प्रोजेक्ट बना करके इसका दिया है क्या? जी, तो यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने ये जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज, ये जो संस्था बनी है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, वहाँ पे एक ऑप्शन है साइकिलिंग प्रोजेक्ट का। तो हमारी कंपनी पहली कंपनी है भारत से जिसने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है वहाँ पर, राइट, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम कहते हैं इसको हम मेजर कैसे करें। आप बिल्कुल मेजर करेंगे सर। बिल्कुल, सिंधिया स्कूल आपके साथ है जी बिल्कुल। और ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा, और आप पहले जरूर हैं लेकिन आप 100% सफल होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे मिशन को लेकर के जा रहे हैं और ये इतिहास बन जाएगा कि ग्वालियर के किसी शख्स ने और खास करके सिंधिया स्कूल के छात्र ने ये काम किया है। सर, सिंधिया स्कूल इसके बाद कहाँ? ये तो जा रहे हैं यूनाइटेड, इस मिशन जा रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं। इस मिशन में आप कैसे इनके साथ रहेंगे हर जगह? सिंधिया स्कूल ऐसे छात्रों को बनाता रहेगा, सबसे बड़ा उद्देश्य जो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम यहाँ तैयार करेंगे, ये हमारा लेबोरेटरी है, हम ऐसे जागरूक छात्र तैयार करेंगे जो जाके समाज बदलेंगे। सिंधिया स्कूल यही प्रयासरत रहेगा। और बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि सचिन देवा जी जहाँ भी जाएंगे 100% वहां पर सिंधिया स्कूल का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल। आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मतलब और भी बहुत सारी बातें की जाएं, पर चूंकि मुझे लग रहा है कि ये हमारा पहला इंटरव्यू है और काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो हम आपसे समय समय पर बार बार इस मिशन को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर के हम बात करेंगे। चलते चलते पर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कल जो कार्यक्रम हुआ तो हमने देखा कि यहाँ एक शंखनाद भी हुआ, और सुना है कि शंख हर अच्छी चीज के लिए बजाया जाता है, हर शुभ कार्य में बजाया जाता है, और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी है कि शंख से सुना है सकारात्मक माहौल भी पैदा हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि ये जो शंखनाद हुआ है ये पूरे भारत में शंखनाद गूंजेगा? बिल्कुल गूंजेगा, और मेरा ये मानना है कि ये हमारी भारत संस्कृति का एक अटूट अंश है, और इस मिशन की जो शुरुआत हुई है शंखनाद से, ये एक आप अपने में भी एक वो है, साइन है कि इसका सक्सेसफुल होना बिल्कुल ज़रूरी है। जिन्होंने शंख बजाया है विक्रम राणा जी ने, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो 45 मिनट तक शंख बजा रहे थे। 45 मिनट तक, जी, ये तो खुद ही एक अद्भुत बात थी। जब ये शंख बजा रहे थे उस समय, तो मैं बस इन्हीं को सुन रहा था, और कहीं ना कहीं मस्तिष्क में एक शांति सी गूंज रही थी मेरे अंदर कि, और मैं इनको देख रहा था, और ये किस तरह से ये लोग ये 2-3 मिनट तक बजाते ही चले गए, और मतलब ये हमारे लिए तो बिल्कुल अद्भुत की तरह है कि कैसे कर सकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जोड़ता हूँ, मेरे पिताजी पूजा में रोज शंख बजाते हैं, तो शंख हमारा आदि है। शंख हमारे इतिहास का, हमारे प्रगति का एक द्योतक है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे कोई कर्म जो शुभ हो, हम शंखनाद से उसको उद्वेलित करते हैं। तो कल जब ये कार्यक्रम ही शंखनाद से हुआ है, तो इसका सफल होना तो लगभग तय है। और जो राणा जी हैं, मतलब वो तो विस्मयकारी कलाकार है बिल्कुल। 45 मिनट तक शंख बजाना, हम तो 1 मिनट तक में तरस जाते हैं 1 मिनट बजाने में। 45 मिनट, इट्स अमेजिंग कलाकार है। सर, सचिन जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? अब ये यहाँ से जा रहे हैं और एक अच्छा मिशन लेकर के जा रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? ये शुभकामनाएं कि ये और तेजी से फैले ये मिशन, और ये इसको और फैलाएं जी, और जहां जहां जाएं हम इनको फुल सपोर्ट करेंगे। हम ये जाएंगे, हमारे ओल्ड बॉयज चैप्टर देश भरे फैले हुए जी, हैं, तो उनको भी सपोर्ट मिलता है। सचिन जी, आप क्या संकल्प लेके जा रहे हैं यहाँ से? जैसे सर ने बताया कि हम यहाँ से ऐसे विद्यार्थी पैदा करते रहे जो इस मिशन को आगे लेके और इस टाइप की सोच को आगे बढ़ाते रहे पूरे देश में। और मैं चाहूँगा कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन में खरा उतरूँ, और मैं इनको मतलब ये एक बहुत बड़ा मिशन है, और मुझे लगता है कि सिंधिया स्कूल का और जहाँ पे मेरा खुद का बचपन बीता है, यदि ये स्ट्रेंथ मेरे साथ है तो मुझे लगता है कि मैं इसको पूरा कर पाऊँगा। सिंधिया स्कूल के आपको जो साथी रहे होंगे उनसे भी चर्चा होती है? जी बिल्कुल। आज एक ये मिशन है जिससे अभी पूरे भारत में नहीं बोलूँगा, पूरे विश्व में जितने भी सिंधियंस हैं जुड़ गए हैं,
वैसे भी सर ने भी बताया है कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो भी आपके साथ वो जोड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका मिशन बहुत बड़ा होने वाला है। मेरी तो आप दोनों को ही शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारे चैनल के द्वारा भी हम समय समय पर और जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में खड़े हुए हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। बस अंतिम शब्दों में मैं आपसे ही संदेश लेना चाहूंगा। सबसे पहले सचिन जी, आप जो भी संदेश इस मिशन को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के देना चाहते हैं कल पूरे जब भारत ये के लिए। आयोजन हो रहा था तो मैं एक संदेश मैंने सब बच्चों के साथ बनाया इसके साथ। हमने बोला कि आई एम द चेंज, वी आर द चेंज एंड वी आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। धन्यवाद सर। हम कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसको हम बदल सकते हैं, तो उस हम को बाहर निकालना है इन प्रयासों से। हमारे साथ में कल इस मिशन की शुरुआत करने वाले ग्वालियर के गौरव और ग्वालियर का काफ़ी नाम रोशन करने वाले विक्रम राणा जी भी हैं। आप इस मिशन के बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं अपने शंखनाद से और जितना मुझसे बनेगा मैं इन लोगों के साथ सपोर्ट करूंगा और प्रयासित रहूंगा कि जितना हो सके मैं अच्छे से अच्छे कार्य में सहयोग कर सकूं। तो सीधा सी बात में आज के लिए बस इतना ही। निश्चित तौर पर सचिन जी से और अजय सर साहब से जो हमने बात की वो आपको भी बहुत कुछ सिखा करके गई होगी, और मुझे लगता है कि यदि इन बातों पर आप अमल करते हैं और आप अपनी छोटी सी प्रतिष्ठा को अगर छोड़ देते हैं तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो प्रेरणा हमें अजय जी देते हैं, जो प्रेरणा हमें सचिन जी देते हैं, तो एक शुरुआत ग्वालियर से एक शंखनाद के साथ हुई है। आप सब लोग इस मिशन में सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको सचिन जी के पास आना ही है। उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप का लिंक जो है हम आपको अपने चैनल में दे देंगे। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस मिशन से उनके साथ जुड़िए। जिस तरीके से आप उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनसे फ़ोन पर बात कीजिए और उनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ ऐप के द्वारा जुड़ते हैं बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप एक अन्य तरीके से भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। एक साइकिल घर में शायद रखी होगी पुरानी, उस साइकिल को फिर से रिपेयर करवाइए और चलाना शुरू कर दीजिए। एक पौधा आपके बगल में कहीं भी नर्सरी पे मिलता है, वहाँ से 10-15 रुपये का एक पौधा लेके आइए। बस एक संकल्प बना लीजिए कि मैं सचिन जी के इस मिशन को जो पूरे देश में करने जा रहे हैं, अपने घर में इस मिशन का एक पौधा लगा रहा हूँ। और ये भी कहीं ना कहीं सचिन जी का आपको सपोर्ट होगा। और अजय जी ने जो आशीर्वाद दिया है सचिन जी को अपने छात्र को, तो उस गुरु शिष्य की परंपरा को आप भी एक ताकत दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।